17 फरवरी तक सिर्फ 12th करेंगे, जिसमें हम लोग 12th के जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स है वो रिवाइज करेंगे और उसके जो बैक क्वेश्चंस होते हैं और समरी होती है उसको कवर करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर्स को कैसे लिखते हैं, आंसर प्रैक्टिस कैसे करते थे, प्री बोर्ड हुआ था तो हमने एक बार प्रैक्टिस करी थी ना, याद है जो बच्चे आए थे? कोई भी नहीं था तुम्हारे बैच में से? मैम क्या पूछा आपने? प्री बोर्ड के टाइम पे हमने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करे थे, आप थे बेटा? नो मैम। जो बच्चे थे उन्होंने देखा होगा, आंसर प्रैक्टिस करे थे कि कैसे एक लॉन्ग आंसर को लिखते ताकि उसमें ज्यादा मार्क्स मिले। अगर कोई क्वेश्चन बहुत सही से नहीं आता तो मैं उसको कैसे लिख लूं कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम मुझे 2 मिल जाए, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं आया फिर तुम क्या ही कर लोगे ना। अब तब तो हो गया, तो तुम उसको तब भी प्लॉट कर सकते हो ऐसे कि तुम्हें नंबर मिल जाए। तो बोर्ड्स में नंबर कैसे खींचेंगे बायो में, विल ट्राई कि एटलीस्ट 90 से ऊपर आए मार्क्स, क्योंकि आ सकते हैं। तो हम लोग 1 से 17 तक वही रिविजन करेंगे 12th की, और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, 12th की ओनली। तो जो जो बच्चे बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए आना चाहते हैं आ जाना, अकेले बैठ के पढ़ोगे टाइम लगेगा, साथ में पढ़ लेना, इजी हो जाएगा। तो हम उसको क्विकली रिवाइज करेंगे और आंसर प्रैक्टिस करेंगे, राइट। अब उससे पहले जितना भी हमारे 11th का होता है दैट वी गोना डू। मेरे को बताओ, मैंने तुम्हें नोट्स भेजे थे वो बना लिए थे? किसी ने प्रिंट लिया तो प्रिंट ले सकते हो। नोट्स भेजे थे ग्रुप में, बनाए किसी ने? कांक्षा सुबह आई थी ना? नहीं, ठीक है। जो वो नोट्स है वो एंडोक्राइन सिस्टम के द शॉर्टेस्ट वे में पूरा एंडोक्राइन सिस्टम उस चैप्टर उस 4 पन्नों में कवर्ड है। प्रिंट लेना है तो प्रिंट ले लेना, वो 4 पन्नों में वो पूरा चैप्टर कवर्ड है, उसी से क्वेश्चन बन जाएंगे तुम्हारे सारे के सारे, मेन पार्ट है वो उस चैप्टर के। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि उसको बना लेना। बैठ के खुद नोट्स बनाने में एंडोक्राइन के चैप्टर में टाइम लगता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। वो एक नोट में सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से कंपाइल हो रखी है, डबल साइडेड पेज है वो, 2, ठीक है। सो आई सजेस्ट कि आप उसको या तो प्रिंट ले लेना या फिर आप खुद बना लेना, जैसा आपको कन्वीनियंट रहे, राइट। तो अच्छा बताओ, हम क्या कर रहे थे, कौन सा चैप्टर? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इसके अंदर हम जो चैप्टर के अंदर टॉपिक करने वाले हैं वो नर्व ट्रांसमिशन, नर्व में कंडक्शन कैसे होती है, सिग्नल ट्रांसमिशन कैसे होते हैं, हमने उसको कवर करना है, ठीक है। और उसके साथ थोड़ी सी एनसीईआरटी रीड, मतलब जितनी एनसीईआरटी की रीडिंग हो पाएगी उतनी, राइट। अब नर्व कंडक्शन का जो प्रोसेस है ना, एनसीईआरटी में बहुत ब्रीफ में दिया है, लेकिन वो कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो तुमको बता देंगे रिफ्लेक्टिव पीरियड है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, लेकिन उसको ज्यादा एक्सप्लेन करते नहीं है। तो जो सिग्नल कंडक्शन अराउंड हर न्यूरॉन, कि एक न्यूरॉन को सिग्नल मिला, उसने वो सिग्नल लिया और आगे भेजा, ये होता कैसे है उसको हम बिल्कुल स्टेप वाइज करेंगे। तो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, साथ साथ में नोट्स बनाएंगे और उसको यही कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो मैम। सिग्नल लिख लो, सिग्नल कंडक्शन अराउंड इनर न्यूरॉन, ऐसे कर लो, इनर न्यूरॉन। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, स्टेप बाइज करेंगे, बीच बीच में जिसको जहां डाउट आएगा प्लीज पूछ लेना, और इसको यही बना के जाएंगे, ओके। चलो, मैं बात कर रही हूँ न्यूरॉन की। न्यूरॉन इज अ सेल जो आपके पूरे नर्वस सिस्टम को बनाता है। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन में कैसे होते हैं डेंड्राइट? होते हैं, नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, कैसे होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन, डेंड्राइट्स? अगर मैंने ये बनाया है बेटा, अगर बिना रिवाइज करे आओगे ना तो कतई जो मैं बोलने वाली हूँ कुछ समझ नहीं आएगा, रोना छूट जाएगा क्या बोल रही हूँ। तो कॉपी खोल लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, देख के बताओ, लेकिन बताओ तो सही। अगर ये न्यूरॉन है तो बेटा दिस पार्ट इज नोन एज ए वाला, एंड दिस पार्ट इज नोन एज बी वाला। ये तो पता होगा बी किसको कहते हैं? दिस इज एन एक्सॉन। इतने कम रिस्पॉन्स में यू वांट मी टू टीच इन सच ए लो रिस्पॉन्स है, ठीक है भाई। दिस इज एन एक्सॉन और ये है इसकी सेल बॉडी। तो सेल बॉडी से एक्सटेंशन होती थी बाहर, जैसे चोटी से चोटी बना रखी है ना मैंने एक, वैसे ही एक्सटेंशन। तो ये सेल बॉडी है और ये एक्सटेंशन है। तो ऐसी बहुत सारे एक्सटेंशन निकाल देते हैं बाहर, एंड दीज आर नोन एज नथिंग बट द डेंड्राइट्स। शाबाश, डेंड्राइट्स, ठीक है। सिग्नल कंडक्शन बोल रही हूँ मैं, कह रही हूँ इस न्यूरॉन को सिग्नल मिला है मेरे बाजू को हिलाने का, ठीक है। तो इसको सिग्नल किसने दिया? मेरे ब्रेन ने बोला कि जा भाई इसके हाथों को सिग्नल दे कि बाजू हिलानी है। तो सिग्नल आएगा कहाँ से? सिग्नल एंटर इनटू डेंड्राइट, ठीक है। तो पाथ ऑफ सिग्नल इज इंपॉर्टेंट, देखो जहां पाथ आता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले ये लिख लेते हैं, बेसिक चल रहा है अभी तो। पाथ ऑफ सिग्नल, सिग्नल कहाँ से कहाँ आएगा। अब मेरे को बताओ, ये जो न्यूरॉन है क्या मैंने यहाँ पे माइलिन शीट बनाई है?
ऐसे लगाते थे ना कपड़े, इसको बनाई मैंने कोई? No, ma'am. दिस इज अ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहाँ मिलते हैं बेटा? यू फाउंड देम इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक। और आपको ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी मिलते हैं। माइलिनेटेड न्यूरॉन आपको स्पेसिफिकली सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मिलेंगे, वो कभी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं मिलते। तो ये यहाँ का भी हो सकता है, यहाँ का भी हो सकता है, कहीं का भी न्यूरॉन हो सकता है। अब सिग्नल का पाथ क्या होता है, कहाँ से कहाँ जाता है सिग्नल, क्या एक्सॉन से ऊपर जाता है या कहाँ जाता है, ये पूछा जा सकता है। तो सिग्नल का पाथ, सबसे पहले यही 4 मार्क का क्वेश्चन लिख लो, पाथ ऑफ ए सिग्नल, बहुत आराम से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। सबसे पहले सिग्नल आएगा इस गुत्तों पे, इनका नाम है डेंड्राइट्स। कहीं से भी आ सकता है डेंड्राइट पे, 1 2 3 4 किसी से भी आ सकता है। उसके बाद सिग्नल जाएगा सेल बॉडी पे, ये वाली सेल बॉडी। उसके बाद सिग्नल जाएगा टुवर्ड्स एक्सॉन। एक्सॉन के बाद जाएगा, ये जो एंड्स होते हैं इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। एनसीईआरटी के डायग्राम में लेबल है, कहां पर है ये वाला डायग्राम बेटा? एनसीईआरटी का पेज नंबर 317. 317, ठीक है, यही की बात कर रही हूँ मैं, इसी डायग्राम की यहाँ बात कर रही हूँ। तो सिग्नल गया एक्सॉन टर्मिनल्स पे। टर्मिनल के बाद किस पे जाता है सिग्नल? Synaptic lobe. सिनेप्टिक लोब। और सिनेप्टिक नोब का दूसरा नाम एक्सोनल नोब्स, ठीक है। यहां से सिग्नल जाएगा। अब इसके आगे सिग्नल कहाँ जा रहा है वो जब मैं तुमको इसके बीच में कंडक्शन कराऊंगी तब समझ आएगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे, वो अभी समझ नहीं आएगा। तो सिग्नल का पाथ समझ आ गया तुमको, कहाँ से कहाँ जा रहा है? UMR. 2 3 4। इज इट पॉसिबल ये रिवर्स डायरेक्शन में जाए? 4 3 2 1? नेवर, नेवर। हमेशा ये फिक्स है, ठीक है। सो दिस इज अ फिक्स पाथ, ये कभी भी रिवर्स नहीं होगा। जैसे तुमको याद है 10% लॉ ऑफ एनर्जी बोलते थे कि हर सक्सेसिव लेवल पे एनर्जी का लॉस होता जाता है, पर कभी ऐसा नहीं होता ना। हम हमेशा पढ़ते हैं प्रोड्यूसर से कंज्यूमर पे एनर्जी आ रही है, हम कभी ये नहीं पढ़ते ना कंज्यूमर से प्रोड्यूसर पे एनर्जी आ रही है। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, पाथ ऑफ सिग्नल हमेशा ऐसे ही रहेगा। ओके, आगे चले, ये लिख लिया सबने? No, ma'am. लिख बेटा, लिख, साथ साथ लिख ले। थोड़ा सा तेज लिखना पड़ेगा, नहीं तो खत्म नहीं होगा। अरे तो मैंने बीच में छोड़ दिया तो समझ ही नहीं आएगा फुल के एरियो में। एक सेकेंड, अरे तुम्हारी एंट्री वाली का कलर चेंज हो गया, ब्लू कलर का हो गया ये, पहले तो येलो आता था। एक मिनट, एक मिनट। ओके बेटा कांक्षा, एक सेकंड रुक जा, बना लेते खुद को पोस्ट। चल ओके, चलिए सिग्नल कंडक्शन करते हैं, मजे आएंगे अब। इंटरेस्टिंग प्रोसेस है ये। एक सिग्नल आया डेंड्राइट से, डेंड्राइट से सेल बॉडी में आया, अब वो एक्सॉन पे आ, ठीक है। तो मुझे एक्सॉन से पढ़ना स्टार्ट करना है सिग्नल कंडक्शन, ठीक है। सबसे पहले कोई सिग्नल नहीं आया, जब किसी ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम अपने घर में अकेले हो, कोई कुछ नहीं है कहने देने के लिए, तो तुम क्या कर रहे होंगे? कुछ नहीं करना है, कोई एग्जाम नहीं है जिंदगी में, कोई दुख नहीं है, सब नहीं है, तो क्या कर रहे होंगे? जनरली सोए होंगे। सो बेसिकली इन द एब्सेंस ऑफ सिग्नल क्या कर रहे हैं हम? चिल। चिल करना मतलब रेस्टिंग। तो हम कहेंगे कि जो हमारा न्यूरॉन होता है वो कैसा होता है? इन रेस्टिंग स्टेट। वो किस स्टेट में बैठा है न्यूरॉन हमारा? रेस्टिंग स्टेट में, चिल कर रहे हैं। ओके, इतना क्लियर? अब न्यूरॉन एक सेल है, ये बताओ, कि न्यूरॉन इज अ सेल? आकांक्षा की आवाज घूम रही है। हाँ, न्यूरॉन इज अ सेल। तो अगर वो एक सेल है तो मैंने बताया ना कि सेल के अंदर एक फिक्स होता है, ये क्वेश्चन भी है नीट का, कि सेल के अंदर जो मटेरियल होता है दैट इज अ साइटोप्लाज्म, और उसके जो बाहर होता है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। साइड में लिखना, इसके नीचे मत लिखना, एक्स्ट्रा सेलुलर। तो ये सेल के अंदर जो मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म, इसके अंदर कौन सा आयन ज्यादा होता है, सोडियम या पोटेशियम? पोटेशियम। पोटेशियम। और सेल के बाहर कौन सा होता है? सोडियम। सोडियम। दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन है ये। तो न्यूरॉन भी तो एक सेल है ना, तो मैं कह सकती हूँ ना कि अगर मैं न्यूरॉन की एक्सॉन मेम्ब्रेन बना दूं, ये मैंने एक्सॉन बनाया, ठीक है। अब हम इसको बनाते हुए चलेंगे, तो ये रेस्टिंग स्टेट में है। अगर ये रेस्टिंग स्टेट में है तो बाहर कौन सा आयन ज्यादा दिख रहा होगा मुझे?
Sodium. सोडियम, तो पॉजिटिव चार्ज बना दो पूरे एक्सॉन पे। तो ये बहुत सारे सोडियम की वजह से ये पॉजिटिव है, ठीक है। सो ये मेरे, और अंदर की तरफ कौन सा चार्ज होगा? Negative. नेगेटिव। पोटेशियम के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, तो अंदर नेगेटिव चार्ज क्यों है ओवरऑल? देखो, ये जो मैंने बनाया है दिस इज एक्सॉन। एक्सॉन इज अ सेल, तो एक्सॉन के अंदर ये कोई लिक्विड होगा या खाली जगह होगी? ये वाली जगह कैसी होगी? लिक्विड। एक सेल के अंदर खाली होता है या कोई लिक्विड भरा होता है, जेली लाइक? लिक्विड भरा। साइटोप्लाज्म है ना, तो एक्सॉन के अंदर भी साइटोप्लाज्म होगा। इसके साइटोप्लाज्म को अपन बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। ये एक्सॉन के अंदर है, ठीक है। एक्सोप्लाज्म इज नथिंग बट द साइटोप्लाज्म, राइट। अब अगर उसके अंदर पोटेशियम आयन पड़ा है तो वो नेगेटिव चीजें चार्ज क्यों बोल रहे हैं? पोटेशियम के ऊपर भी तो पॉजिटिव चार्ज ही है ना। एक्सोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर सिर्फ पोटेशियम नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती है। तो अगर मैं रेस्टिंग स्टेट में पूछूं कि इस कंडीशन में क्या क्या चल रहा है, ठीक है, एक पिक्चर बना लेते हैं कि क्या कर रहे हैं। सबसे पहले जब रेस्टिंग स्टेट है उस टाइम पे कौन सा आयन ज्यादा है बाहर की तरफ? Sodium. सोडियम। हाँ, सोडियम। और अंदर की तरफ Potassium. Potassium. पोटेशियम, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल पोटेशियम है। प्लस इसके साथ, पोटेशियम के साथ और क्या क्या पड़ा है? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स पड़े हैं, ठीक है। प्लस नेगेटिवली चार्ज अदर आयंस, आयंस भी पड़े हैं। तो मेरे को बताओ, अकेला पोटेशियम अपनी पॉजिटिविटी से सेल को पॉजिटिव कर पाएगा या फिर दो तरीके के नेगेटिव चार्ज पड़े हैं वो उसको नेगेटिव कर देंगे? क्या लगता है? दो तरीके। हाँ, नेगेटिव कर देंगे ना। तो सेल के अंदर, न्यूरॉन के सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज इसलिए होता है क्योंकि जो पोटेशियम है वो अकेला पॉजिटिव है, लेकिन उसके अलावा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी पड़े होते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयंस भी पड़े होते हैं, ठीक है। इस वजह से सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा और बाहर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? इसी को हम बोलते हैं, ये जो मेंटेन है। अब बात ये कि तुमने पढ़ा होगा कि कोई भी चीज रेस्ट पे नहीं होती, वो हर चीज कहीं ना कहीं मूव कर रही होती है, तो सुना होगा कहीं। अगर हम बोलते कोई भी सिस्टम रेस्ट पे है, तो हम बोलते कोई भी सिस्टम कि किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू आयंस का मूवमेंट इनसाइड और आउटसाइड इक्वल अमाउंट में होता है। रेस्ट पे कभी कुछ नहीं होता, हर चीज मूव कर रही होती है। इतना तो सुना ही होगा, आई थिंक इतना सबको पता है। इतना सबको पता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी तो होगा। देखो, पहली चीज मैंने क्या पढ़ी, ध्यान से सुन लो क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ ना न्यूरॉन का इसी पे है। पहली चीज मुझे क्लियर होगी कि अभी सब कुछ चिल है, अभी कोई सिग्नल नहीं आ रहा, ठीक है। बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर पोटेशियम ज्यादा है। क्यों? क्यों सोडियम ज्यादा है बाहर और अंदर पोटेशियम ज्यादा क्यों है? क्योंकि एक पंप चल रहा है, उसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। पंप समझते हो ना, जैसे वो गदर मूवी में निकाल ले, तो पता तुम्हें हैंड पंप? तुम्हारी जनरेशन को पता है ये बात? नहीं पता? Yo-yo man. अच्छा। वैसे एक सोडियम पोटेशियम पंप है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? इसका फिक्स है, इसने मेम्ब्रेन के आसपास मूवमेंट करानी है। किसकी फिक्स है? याद रखना, ये बाहर धक्का दे देता है 3 सोडियम को और अंदर धक्का देता है एकदम सेम टाइमिंग पे 2 पोटेशियम को, ठीक है। तो जब मैं कह रही हूँ ना बाहर सोडियम ज्यादा अंदर पोटेशियम ज्यादा, तो हो ये रहा है कि अंदर के सोडियम बाहर जा रहे हैं 3, बदले में 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। तो सोडियम ज्यादा बाहर जा रहे हैं, पोटेशियम अंदर कम आ रहे हैं, तो ये तो भेदभाव हो गया ना। तो इस भेदभाव को कवर करने के लिए तीसरे एक और चीज हो रहा है। तो मतलब तुम समझ रहे हो, जब वो रेस्ट पे है, जब तुम सो रहे हो, जब भी तुम सो रहे हो तुम्हारा ब्रेन तो काम कर रहा होता है ना, तुम्हारी बॉडी के सिस्टम तो काम कर रही होती है। वैसे एक्सॉन के साथ भी है, वो कह रहा है मैं तो रेस्ट पे हूँ लेकिन मेरे अंदर और चीजें काम कर रही है। जैसे बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर पोटेशियम ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सोडियम बाहर 3 जा रहे हैं और पोटेशियम 2 अंदर आ रहे हैं, ड्यू टू सोडियम पोटेशियम पंप जो ऑन है। और एक और चीज ऑन होती है जिसे हम कहते हैं पोटेशियम लीकी चैनल्स। तो पोटेशियम लीकी चैनल्स भी ओपन होते हैं। लीकी चैनल्स का मतलब क्या होगा? नलके में लीक आ जाता है, उसका क्या मतलब होता है? अरे घर में कभी तो नल का लीक हुआ ही हुआ सबके। पोटेशियम मूव्स फ्रीली, लीक है, ठीक है। तो फ्रीली पोटेशियम मूव करता रहता है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, सॉरी, ठीक है। तो बात समझ आएगी जब वो रेस्टिंग स्टेज में, तो ये 3 प्रोसेसेस हो रहे हैं। लिखो इसे।
अब वो पूछते हैं कि चलो ठीक है, तुमने 3 लॉजिक बता दिए। उन्होंने कहा कि सोडियम के लिए कोई दरवाजा खुला है, तो 4th पॉइंट लिखना है जहां कंफ्यूजन होगी। नो स्पेशल चैनल फॉर सोडियम ओपन। सोडियम आयन के लिए स्पेशली चैनल नहीं खुला ना, जैसे पोटेशियम के लिए खुला था। सोडियम पोटेशियम का चैनल तो एक साथ चल रहा है, ठीक है। अकेला सोडियम का कोई चैनल नहीं खुला होता। तो 3 चीजें हैं, जब न्यूरॉन चिल कर रहा है तब सोडियम पोटेशियम पंप खुला हुआ है, पोटेशियम लीकेज चैनल्स खुले हुए हैं, जिसकी वजह से बाहर पॉजिटिव ज्यादा, अंदर नेगेटिव ज्यादा। अब वो कह रहे हैं ये जो रेस्टिंग स्टेट है, हमें इसकी रेस्टिंग पोटेंशियल बता दो, नंबर में बता दो ये बात। तो कह रहे हैं अंदर की तरफ देखना तुम्हें, तो एक्सोप्लाज्म की क्या स्टेट है, वहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो रेस्टिंग स्टेट में जो पोटेंशियल होती है एक सेल की, हम उसको बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। नंबर दे दिया हमने इसी इसी चीज को कि वो रेस्ट में है ना। तो बताओ उसके पास जो आयंस है उन्होंने कैसा माहौल बना रखा है। तो सेल के अंदर नेगेटिव माहौल बना रखा है, इसलिए हम उसे कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। और इसकी वैल्यू होती है माइनस, क्या होती है, 70 मिलीवॉट। तो रेस्टिंग पोटेंशियल इज माइनस 70 मिलीवॉट। जब तुम रेस्ट पे हो, जब एक न्यूरॉन रेस्ट पर है, तो उसके अंदर कैसा चार्ज है, माइनस 70 मिलीवॉट का। ठीक, यो मैम। चलो आगे चले, बढ़ जाओ आगे। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है, रेस्टिंग पोटेंशियल के ऊपर वैल्यू पूछ लेते हैं, नेगेटिव है पॉजिटिव नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जब वो रेस्ट में है तो क्या क्या चीजें चल रही है। वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में करते हैं, कौन सा चैनल ओपन, कौन सा चैनल क्लोज। तो एक बार चैनल्स बना ले, मजे आ जाएंगे। बीच में से चैनल्स ही बना लेते हैं। तो आयंस की बात कर रहे हैं हम, तो आयन चैनल बनाते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के होते हैं, तुम्हें बड़ा मजे से याद हो जाएंगे, बहुत सिंपल से है। देखो, एक तो तुमने अभी पढ़ा ही है, अगर कोई भी चीज फ्रीली मूव कर रही है ना इधर से उधर, तो वैसे वाले चैनल्स को हम क्या बोलेंगे, लीकी चैनल्स। लीकी चैनल्स का मतलब है कि वो हमेशा ओपन होते हैं, ऑलवेज ओपन। तो तुम इसको ऐसे समझो, तुम्हारे रूम का दरवाजा ऑलवेज ओपन। अगर हमेशा ओपन होगा तो कोई भी अंदर आ सकता है ना, और कोई भी बाहर जा सकता है, पॉसिबल यो मैम। है ना। तो लीकी चैनल्स होते हैं जो हमेशा ओपन रहते हैं। पोटेशियम भी होते हैं, सोडियम भी होते हैं। तो हमने अभी कौन सा पढ़ा था, जैसे पोटेशियम चैनल, पीछे ही पढ़ा। सेकंड है हमारे पास ऐसे वाले चैनल जिनको धक्का लगा के खोला जाए। मान लो दरवाजा है, उसको खोलने का एक और तरीका है कि तुम उसको धक्का मारो। तो धक्का मारा, दैट इज ए मैकेनिकल एक्टिविटी, तो हम बोलेंगे मैकेनिकल आयन चैनल। ये लिख लो, ये काम आएंगे अभी, मैकेनिकल आयन चैनल्स, ठीक है। ये हमेशा ओपन नहीं रहते, धक्का मार के खोल रहे हो ना, तो ऑलवेज क्लोज। ओपन कब होंगे, ओपन व्हेन फोर्स अप्लाइड। और फोर्स अप्लाई करने के लिए एक बात बताओ, अगर एक दरवाजे को मेरे को इस डायरेक्शन में खोलना है, राइट साइड में खोलना है, तो ज्यादा लोग कहाँ होने चाहिए, लेफ्ट या राइट, तो धक्का लगा पाए। क्या बोला, दूसरा बोल, लेफ्ट, करेक्ट, राइट। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। ओपन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। नेक्स्ट वाले चैनल है वो है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, ठीक है। वोल्टेज गेटेड हम सबसे ज्यादा पढ़ेंगे। थर्ड इज वोल्टेज गेटेड, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। इनका क्या है, ये भी हमेशा क्लोज रहते हैं। देखो सिर्फ लीकी है जो ओपन रहता है, बाकी सब क्लोज है, तो ऐसे याद हो जाता है। तो ऑलवेज क्लोज। ओपन कब होंगे, ओपन ड्यूरिंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना दो। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अभी थोड़ी देर में समझ आएगा, अभी के लिए लिख लो। लास्ट है जो तुमने सुने भी है, तुमको याद है जब मसल कॉन्ट्रेक्शन करानी थी, तो एक न्यूरॉन आके मसल के ऊपर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ता था, एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन, यस। तो वो होता है लाइगेंड, उसको हम लाइगेंड की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम रखते हैं ना लाइगेंड और फ्रंटल मेटल आयन, तो उसी तरीके से यहाँ पे लाइगेंड को रखना है केमिकल। तो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स ये भी हमेशा बंद रहते हैं, ऑलवेज क्लोज। ओपन कब होते हैं, ओपन विद केमिकल, कोई केमिकल लाओगे तो ओपन होगा। अपने को कौन से पढ़ने हैं, न्यूरॉन के नर्व कंडक्शन में, मतलब सिग्नल कंडक्शन में हमें 1 2 3 वाले पढ़ने हैं। ओके जी, लिखा इतना, लिखा तो थम्स अप कर दो। आकांक्षा सिग्नल प्रॉब्लम हो रही है कि बेटा, यो मैम।
लगा कोई ना, चैट में बोल ले, इट्स फाइन। ये बंद हुआ अब, बंद होगा, बंद होगा, बंद होगा। ये पता था मुझे बंद होगा, नहीं चाहिए। खुल जाओ चाचा जी, खुल जाओ, आधी खुलना अपने। कहाँ थे हम? चलो जी। तो सबसे पहले स्टेट क्या थी, जो अभी हमने न्यूरॉन को कहाँ रखा हुआ था, कौन सी स्टेट में था वो, काम कर रहा था, रेस्ट में था? Resting state. रेस्टिंग फेज में था। रेस्टिंग फेज में था तो बाहर कौन सी आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी? सोडियम चार्ज कैसा था बाहर? Positive. यस। अब लिखेंगे हम सेकंड स्टेट। अब क्या हुआ, सिग्नल अराइव्स। तो ऐसा नहीं है पूरे पे सिग्नल आ जाएगा। देखो ये बड़ी खतरनाक बात है, एनसीईआरटी में लिखी ना, ध्यान से सुन लेना प्लीज। नहीं इससे ना, इस चैप्टर से आई और ईयर हटा दिया तो इससे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बन सकता है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए ये बात मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसको ध्यान से समझना। सिग्नल कैसे आएगा, सबसे पहले किसके ऊपर आएगा सिग्नल? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स पे सिग्नल आएगा। डेंड्राइट तो बहुत तरफ फैले हुए हैं, है ना, तो सबसे सिग्नल आया डेंड्राइट पे। यहाँ से सिग्नल आ रहा है, यहाँ से सिग्नल आ रहा है। अब यार अगर एक डेंड्राइट पे सिग्नल आया और वो एक्सॉन की तरफ चला गया और एक्सॉन सिग्नल ट्रांसमिशन करना लग गया, तो एक्सॉन तो यही करता रह जाएगा न्यूरॉन। ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि सारे तरफ से डेंड्राइट से सिग्नल आते हैं और इस पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे आते हैं और एक दरवाजा है जो डिसाइड करेगा कि अब ये सारे सिग्नल आगे जाएंगे या नहीं। तो ये सारे सिग्नल एक साथ आते हैं और फिर ये आगे जाते हैं या नहीं जाते हैं, तो डिसाइड होता है कि आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे। इनको सबको इकट्ठा होना पड़ेगा एक साथ, ठीक है। तो ये सारे सिग्नल एक साथ आए तो कोई वैल्यू चेंज होगी तभी हम इसको आगे भेजेंगे। तो बेसिकली एक्सॉन क्या चाहता है, एक्सॉन ये देखना चाहता है कि जितने भी सिग्नल्स आ रहे हैं ये इतने स्ट्रांग है ये एंड तक जा पाए, ऐसे बेकार सिग्नल तो नहीं है। तो उसकी स्ट्रांगनेस को जज करता है और सारी स्ट्रांगनेस हम पोटेंशियल में जज करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल पोटेंशियल वर्ड की बात करेंगे। तो जब मैंने कहा सिग्नल अराइव, तो सिग्नल अराइव हुआ ए पॉइंट पे, ठीक है। मैं ए पॉइंट को यहाँ बना देती हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, ध्यान से सुनना। तो सिग्नल आया ए पॉइंट पे, ये रहा मेरा ए पॉइंट। अभी तक ए पॉइंट में क्या था, कुछ नहीं, बाहर पॉजिटिव चार्ज था भाई, अंदर नेगेटिव था, नॉर्मल। अब सिग्नल आया, हम देखना चाहता है, एक्सॉन ये देखेगा, एक्चुअल में देखता है कि जो सिग्नल आए हैं ये सारे स्ट्रांग है कि मैं इनको एक साथ आगे भेजूं या ना भेजूं। व्हेन सिग्नल अराइव, अब स्पेशल चीज होगी, एक चैनल ओपन होगा जिसे हम कहेंगे मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल ओपन, ठीक है। इससे पहले अकेला सोडियम चैनल कहीं ओपन नहीं हुआ था, लेकिन अब वो ओपन हुआ, मैकेनिकल गेटेड, मैकेनिक वाला ओपन हुआ, ठीक है। तो धक्का सा लगाया सोडियम ने जब सिग्नल आया और चैनल्स को ओपन किया। तो जैसे ही सोडियम का चैनल ओपन होगा, आयन कहां से कहां मूव करेंगे बताओ, देख के बताना। Left to right. देख के बताना बेटा, लेफ्ट टू राइट नहीं, आयन की बात कर, आयन कहां मूव करेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। हाँ, यानी कि आउटसाइड टू इनसाइड, है ना। सोडियम एंटर इनसाइड एक्सोप्लाज्म, कह दो एक्सोप्लाज्म, पूरा तो नहीं मानोगे ना, ठीक है। एक्सोप्लाज्म में आ गया। पोटेशियम का क्या हुआ, पोटेशियम चैनल्स क्लोज्ड, इस टाइम क्लोज है, तो पोटेशियम तो बंदी बना के रखा है अंदर, वो कहीं नहीं जाएगा। अब हमें सब सोडियम में देखना है, तो सोडियम अंदर एंटर हो गया। अगर सोडियम अंदर एंटर हो गया तो अपने साथ वो पॉजिटिविटी लाएगा या नेगेटिविटी? पॉजिटिव। पॉजिटिविटी। तो रेस्टिंग स्टेज में, हाँ गुड, रेस्टिंग पोटेंशियल क्या थी, वैल्यू क्या थी, देख पीछे देख, रेस्टिंग पोटेंशियल वैल्यू क्या लिखवाई है, देख पीछे देख, रेस्टिंग पोटेंशियल वैल्यू क्या लिखवाई है, -70 मिलीवोल्ट, है ना। जैसे ही सोडियम अंदर आया ये चेंज हो गई, और अभी कितनी हो गई है, इट विल बी, एकदम से चेंज नहीं होगी, स्टेप बाय चेंज होगी। इट विल बी -60 मिलीवोल्ट, कम हो गई ना, थोड़ी पॉजिटिव हो गई ना, राइट। अब ये अगर देखो कितने मर्जी सिग्नल आए, कभी कभार -70 चला जाता है, -69, आगे नहीं जाता सिग्नल, -64 मिलीवोल्ट, आगे नहीं जाता सिग्नल। जैसे ही पोटेंशियल इतनी एनर्जी आ गई, इतने सोडियम अंदर आ गए कि -60 मिलीवोल्ट आ गया, तब सिग्नल कंडक्शन यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ना -60 मिलीवोल्ट, जो डिसाइड करेगी कि आगे सिग्नल एक्सॉन में जाएगा या नहीं, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल,
आपने कभी शायद फिजिक्स या केमिस्ट्री में सुना भी होगा ना, थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, वो अचीव Yes, होनी ma'am. है ना, ये बिल्कुल वैसी है। अगर ये आएगी तभी एक्सॉन सिग्नल कंडक्शन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, तो तुमको याद रखना है रेस्टिंग पोटेंशियल 70 मिलीवॉट है, -70, और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है -60 मिलीवॉट। ये आ गई तो अब सिग्नल कंडक्शन इसके ऊपर होगा। करा दूं अब फिर आगे? ये मैम। अभी ए पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी आगे नहीं भेज रहे, अभी ए पॉइंट पे पढ़ रहे हैं। तो जब ये हो गया ना -60 मिलीवॉट, तब सोडियम हो जाते हैं बावले, कहते अब तो भर भर के हम अंदर आएंगे। इन दैट केस व्हाट विल ओपन इज वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन। अब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो गए। ठीक है, पहले की तो चैनल सोडियम के ओपन थे, फर्क क्या है, पहले मैकेनिकल चैनल से थोड़े से ओपन थे, लेकिन अब वोल्टेज गेटेड हो गए, इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इनमें स्पेस ज्यादा होती है। अब तो भर भर के कौन अंदर आ रहे हैं, सोडियम। बेटा अगर भर भर के सोडियम अंदर आ रहा है तो अंदर माहौल कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये बात मैं यहाँ लिख दूं कि एक्सोप्लाज्म कैसे हो गया, पहले सबसे पहले था -70 मिलीवॉट, फिर वो हो गया -60 मिलीवॉट, फिर वो जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, और फाइनली वो पहुंच जाएगा +30 मिलीवॉट। देखो पहली प्लस वैल्यू आई है, तो +30 मिलीवॉट आ गई है, इसका मतलब है कि उस जगह पे सिग्नल प्रॉपरली पहुंच चुका है, वो जगह एकदम एक्साइटेड हो चुकी है सिग्नल की प्रेजेंस में। ठीक है, जैसे मैं बल्ब बटन दबाऊं तो लाइट जाती है और बल्ब ऑन हो जाता है, तो बल्ब एकदम चमक पड़ा ना, वैसे ही न्यूरॉन उस पॉइंट से चमक गया। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, सिग्नल वहां पे आ चुका है, एक्शन पोटेंशियल। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्शन पोटेंशियल? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्शन पोटेंशियल? +30 millivolt. +30 millivolt. What is the value of resting potential? -70 millivolt. -70 millivolt. What is the value of threshold potential? -60 -60 millivolt. बस, अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट है वो तुमको इसी में उलझाएगा। ठीक है, अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया तो हम कहते हैं कि सेल की पोलैरिटी चेंज हो गई। पोलैरिटी चेंज का क्या मतलब है? पोलैरिटी का मतलब होता है साइन चेंज हो गए। हाँ एग्जैक्टली, है ना, चार्ज सेपरेशन हो गया, साइन चेंज हो गई। तो पोलैरिटी का यही मतलब होता है। इसको यहाँ बना दूं मैं फिर फटाफट, तुम्हें ने बताया देखो मुझे, है ना, इतनी केमिस्ट्री अच्छी हमारे बच्चों की, ऐसी बात नहीं है ना। तो पहले बार क्या माहौल था बेटा जी, पहले बाहर कौन ज्यादा था? सोडियम ion. सोडियम ज्यादा था। अब सारा सोडियम अंदर आ गया तो बाहर और नेगेटिव चीजें भी होगी, तो ए पॉइंट पे चार्ज बाहर हो जाएगा नेगेटिव और अंदर हो जाएगा पॉजिटिव, पोलैरिटी चेंज होगी ना। तो मैं कह सकती हूँ कि सेल क्या हो गया, सेल हैज बीन डीपोलराइज्ड, डीपोलराइजेशन एट ए। समझ आई बात? तो ए पॉइंट पे यो मैम। डीपोलराइजेशन, ये चार्ज चेंज हो गया। क्लियर? ये मैम. यहां तक लिख लिया सबने, कोई रह तो नहीं है? ठीक, सिग्नल यहाँ आ गया, लेकिन सिग्नल तो आगे जाना चाहता है ना, तो फिर हमें बी पॉइंट तो बनाना ही पड़ेगा। चलो बी पॉइंट बनाते हैं, बी पॉइंट बनाएंगे, लेकिन अभी डिस्कस नहीं करेंगे, पहले ए की कहानी पूरी करेंगे। है दो चीजें एक साथ नहीं बननी, एक पढ़ लो ढंग से वही बहुत है। ये ए है, ये रहा कहीं बी पड़ा है, ये ले यहाँ बना लेते हैं बी। बेटे तुम आओ, ए के पास नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, बेटा बी के साथ तो कुछ नहीं हुआ ना, वो तो एकदम नादान है, तो उसके पास चार्ज सेपरेशन कैसी होगी, बाहर क्या हुआ, Positive. Positive. पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव, है ना। भाई इतनी केमिस्ट्री फिजिक्स बायो तो तुमने पढ़ी है कि तुमको इतना तो पता ही है कि अगर इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो ये क्या कहेगा, चलो मूव करते हैं नेगेटिव की तरफ, है ना। नेगेटिव कहेगा चलो पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव कहेगा चलो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तो कुछ ऐसे मूवमेंट होगी। अभी बस मैंने इतना बनाया, इसको यहीं छोड़ दो, इस पर परेशान नहीं होते। अभी हम एक ही बात करेंगे, नहीं तो हम खो जाएंगे इसमें। तो मुझे इतना पता चल गया ए के साथ क्या हुआ, बढ़िया जिंदगी चल रही थी एक्सॉन की, मस्त रेस्टिंग स्टेट में बैठा था। बेटा जब रेस्टिंग स्टेट में बैठा था तो सोडियम पोटेशियम पंप ओपन थे या क्लोज, देख के बताना, ओपन थे या क्लोज, सोडियम पोटेशियम पंप। On. भाई अगर लिख नहीं रहे हो ना साथ तो बहुत गलत कर रहे हो, ये मिलेगा नहीं तुम्हें। On. ऑन थे, अच्छा। जब रेस्टिंग स्टेज में था तो पोटेशियम लीकी चैनल ऑन थे ऑफ,
देख के बता, देखिए पोटेशियम लीकी चैनल्स ओपन थे, ठीक है। सोडियम का कोई चैनल स्पेसिफिकली ओपन था रेस्टिंग स्टेट में? नो मैम। नो मैम। नहीं ओपन था, ठीक है। देखो सोडियम से याद कर सकते हैं NaCl, तुमको पता है ना नमक, तो नमक जिंदगी में कब आता है? तब 4 लोग और आते हैं, हम अकेले बैठे तो हम फीके पड़े, ठीक है। तो जब सिग्नल आएगा ना तभी सोडियम के चैनल्स ओपन होंगे, उससे पहले वो चुपचाप बैठा है, पंप चल रहा है, चैनल कोई ओपन नहीं होता। अब सिग्नल आया, ठीक है, जब सिग्नल आया तो सिग्नल सबसे पहले जब अराइव होता है ए पॉइंट के ऊपर, तो ए पॉइंट के थोड़ा के पास एक चैनल ओपन होता है। कौन सा चैनल ओपन होता है? जो धक्का देके ओपन करता है, मैकेनिकल। मैकेनिकल। सोडियम का मैकेनिकल गेटेड चैनल, ठीक है। जब वो धक्का देता है तो ए के पास पोलैरिटी चेंज होगी थोड़ी सी, -70 मिलीवॉट से क्या हो गया? -60। -60 मिलीवॉट, ठीक है। इसको देख के ना सोडियम कॉन्फिडेंस आता है। तो इमेजिन करो ना, तुम 4 लोग बाहर खड़े थे, ठीक है, अंदर में तुम्हें आने नहीं दे रही थी, तुमने धक्का बक्का मार के 4 लोग अंदर आ गए, तुम्हें देख के तो पूरी क्लास को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बाकी लोग भी तो भागे आएंगे। तो बाकी लोग इस दरवाजे से भी आ रहे हैं, खिड़कियां तोड़ के भी आ रहे हैं, यानी कि मैकेनिकल चैनल तो ओपन है सोडियम का, इसके अलावा अब सोडियम का वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल भी ओपन हो गया। तो भर भर के सोडियम अंदर आ रहे हैं, ठीक है, भर भर के सोडियम अंदर आए, तो अंदर की पोलैरिटी जो -60 मिलीवॉट पे थी, अब वो किस में चेंज हो गई? +30। +30, ठीक है, +30 मिलीवॉट। जैसे ही +30 मिलीवॉट में चेंज होगी, हम कहेंगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, उस पॉइंट सिग्नल प्रॉपर्ली वहां आ गया, और वो हमसे कहेंगे कि न्यूरॉन यहाँ से डीपोलराइज हो गया। समझ आई बात? लेकिन क्या न्यूरॉन हमेशा से ऐसा था? क्या उसके अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव चार्ज रहता था? था ऐसा? जब हमने स्टार्ट किया था तो कैसा था भाई, बताओ यार, तभी तो अगला पार्ट होगा। बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव। बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव, राइट। तो अब क्या होता है, जब ए के पास सिग्नल आ गया ना, इसने ये सिग्नल बी को दे देना है, ठीक है। बी की ट्रांसमिशन अभी समझते हैं, सबर रखो। ये सिग्नल आ गया बी को दे देगा, अब ये चाहेगा ना मैं जैसा था वैसे ही हो जाऊं, ये चाहेगा मैं वैसे ही चला जाऊं जैसा मैं पहले रहता था। तो ए अपने आप को रिटर्न करना चाहता है, तो वो कौन से चार्ज को अपनी बॉडी से निकालना चाहता होगा? एक्सोप्लाज्म से बाहर किसको देना चाहता होगा? पॉजिटिव। और अंदर लेके आना किसको चाहेगा? नेगेटिव। नेगेटिव। बाहर पॉजिटिव निकाल दो, ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। तो अब देखो क्या होगा, ध्यान से सुनना। एट पॉइंट पी, एट पॉइंट ए, charges are different as they were in resting state. तो जो चार्जेस रेस्टिंग स्टेट में थे उससे उल्टे हो गए, तो इसलिए ए क्या करता है, ए कहता है मैंने खुद को चेंज करना है, तो वो खुद को चेंज करने की स्टेट में एंटर हो जाएगा। लेकिन अब वो सोडियम की मदद नहीं लेकर सकता, क्योंकि उसको पता है मैंने जैसे सोडियम खोला पागलों की तरह सारे सोडियम अंदर आ जाएंगे। तो अब वो किस चैनल की मदद लेगा? तुक्का मारो। पोटेशियम। यस, वोल्टेज गेटेड पोटेंशियल टैप। याद रखना लीकी कहाँ ओपन हो रहे हैं और वोल्टेज गेटेड कहाँ है, बस एक बार ये याद रखना, ठीक है। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन, मस्त ओपन होगी। अगर ये ओपन होगी तो अंदर से कौन बाहर भागेगा? पॉजिटिव। पोटेशियम बाहर भागे, है ना। देखो अंदर तो पोटेशियम का राज चलता नहीं था, अंदर उसके होने के बाद भी नेगेटिव माहौल था, लेकिन जब पोटेशियम बाहर जाएगा, चार्ज कौन सा पोटेशियम पे? चार्ज कौन सा पोटेशियम, पॉजिटिव नेगेटिव? चार्ज कौन सा पोटेशियम, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव, राइट। तो वो क्या कर देगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को पॉजिटिव बना देगा, और ऑटोमेटिकली जब सारा पॉजिटिव बाहर जा रहा है तो अंदर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इसलिए भी नेगेटिव होगा क्योंकि देखो पीछे मैंने बोला था ए से चार्ज बी में चला जाता है, तो सोडियम उठ के ना बी की तरफ मूव करने लग जाते हैं, ठीक है। तो अंदर हो गया नेगेटिव, बाहर हो गया पॉजिटिव। अब रेस्टिंग स्टेट वाला न्यूरॉन देखना कैसा था, कैसा बनाया था तुमने? ऐसे ही नहीं बनाया था कि बाहर हो जाते थे पॉजिटिव, अंदर होते थे बाहर हो जाते थे, है ना। दोबारा से वैसा सही बन गया ये। तो हम कहेंगे कि इस सेल ने क्या करा है, इसने अपने आप को दोबारा से रिकवर कर लिया। तो जब खराब किया था तो वर्ड था डीपोलराइज, अगर इसने खुद को रिकवर कर लिया तो मैं बोलूंगी दिस इज नोन एज रीपोलराइजेशन।
ठीक है, समझ आई? ठीक है, अब मैं तुमसे 2 क्वेश्चन पूछती हूँ, एक बार कॉपी देखो सारे, कॉपी देख के आंसर कर पाओगे, ऐसे कर नहीं पाओगे, देख के करो, लेकिन सोच के बताओ, अपना दिमाग लगाओ, इन्फॉर्मेशन सामने रख के सब कोई कर नहीं सकता, दिमाग लगता है, दिमाग लगाओ, तुम कर लोगे। जब फर्स्ट स्टेप था, न्यूरॉन रेस्ट पे था, सोचना इसे, सोच लोगे तो सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो तुम कर नहीं सकते, और सोचना पड़ेगा तुम्हें इस पार्ट में, ठीक है। जब न्यूरॉन रेस्ट पे था बेटा, बाहर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव, पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव किस आयन की वजह से था? सोडियम आयन की वजह से, और अंदर किसकी वजह से? पोटेशियम किसकी वजह से? हाँ, आपने बोल ही दिया। ओके, चलो कोई बात नहीं। जब सेल डीपोलराइज हुआ, ए पॉइंट को मैं बड़ा करके बना रही हूँ, ठीक है, बी को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अभी ए पे चलते हैं। डीपोलराइज होने पे अंदर कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव, किस आयन की वजह से पॉजिटिव दिख रहा है तुम्हें? सोडियम, और ये जो बाहर तुम्हें कम कर नेगेटिव दिख रहा है, किसकी वजह से? पोटेशियम, जब डीपोलराइजेशन हुई थी, क्या पोटेशियम चैनल ओपन करे थे मैंने? देख, नहीं करे थे ना। तो ये Yes. नेगेटिव क्यों हुआ था? क्योंकि लैक ऑफ सोडियम था, ठीक है। पोटेशियम अभी भी अंदर है, ओके, समझ आई ये बात? पोटेशियम Yes, ma'am. नहीं कराना है, पोटेशियम यहाँ नहीं कराना पर है। वापस आते हैं। डीपोलराइजेशन के बाद क्या करा? रिपोलराइजेशन कर दी, दोबारा से जिंदगी को वैसा कर दो जैसे किया था। इसको रिपोलराइजेशन को यहाँ बनाते हैं, मजे आएंगे। ये यहाँ बनाएंगे तो हम लिखे रिपोलराइजेशन। अच्छा, ऐसा है, बना देते हैं फिर इसको बढ़िया से। ये रिपोलराइजेशन में कौन सा आयन मूव करा है? देख के बताओ। पोटेशियम, पोटेशियम कहाँ को मूव करा है? बाहर, अंदर? बाहर, बाहर। बाहर उसने पॉजिटिव कर दिया, ठीक है, बात तो सही बोल रहे हैं बच्चे। सोडियम अभी भी अंदर ही है, लेकिन उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ पा रहा क्योंकि आगे की गाड़ी में चला गया, कंपैरेटिवली अंदर नेगेटिव हुआ। तो जब रेस्टिंग स्टेज में था तो बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव। रिपोलराइजेशन भी बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। ये तो चीजें सेम है ना दोनों में? यस मैम, पर आयंस का डिफरेंस है ना। आयंस का डिफरेंट है, गलत आयन बाहर आ गया है ना। तो अगर गलत आयन बाहर आ गया तो न्यूरॉन को खुद को ठीक करना पड़ेगा ना। यस मैम, जब तक वो खुद को ठीक नहीं करता तब तक वो अगला सिग्नल नहीं दे सकता। तो जब पहला सिग्नल आता है, न्यूरॉन रेस्ट से डीपोलराइज होता है, फिर उसके बाद वो रिपोलराइज होता है, ठीक है। फिर वो एक पीरियड में एंटर करता है जहां पर वो कोई सिग्नल कंडक्शन नहीं करता। उसको कहते हैं अपने आप को ठीक ठाक करना। और अपने आप को ठीक ठाक करने के पीरियड का नाम है, आपने कहीं ना कहीं वर्ड सुना ही होगा, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव पीरियड या रिफ्रैक्टिव फेज। और ये होता क्या है? इसका सिंपली मतलब है आयंस रिटर्न बैक टू नॉर्मल, ठीक है। अगर ये बैक टू नॉर्मल जाना चाहते हैं तो ये क्या करेंगे? तुम चाहते हो दोनों सोडियम पोटेशियम की मूवमेंट होनी चाहिए, यस मैम, होनी चाहिए, है ना। तो दोनों सोडियम पोटेशियम को एक साथ मूव करने के लिए एक पंप था, क्या नाम था उसका? सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम पंप। एक बारी में कितने सोडियम को बाहर फेंकता है? 3, बेटा ये नीट का क्वेश्चन है, 3 को बाहर फेंकता है। और कितने पोटेशियम अंदर लाता है? 2। हाँ, यस। तो रिफ्रैक्टिव पीरियड इज अ पीरियड जहां पर सारा चार्ज तो अभी भी वही है। देखिए ये भी -70 मिलीवॉट था, ये भी -70 मिलीवॉट है। इट्स जस्ट दैट आयन अपनी अपनी जगह पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव भी रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, लेकिन अब मैं कहूंगी अंदर पोटेशियम ज्यादा और बाहर सोडियम ज्यादा। इसे करने के लिए कौन कौन से स्टेप होंगे वो मैं यहाँ बता रही हूँ। पहला, सोडियम पोटेशियम पंप स्टार्ट कर दो। दूसरा, भेदभाव नहीं होगा पोटेशियम के साथ। तुम पोटेशियम कितने अंदर लाते हो? 2। और बाहर सोडियम कितने निकालते हो? 3। तो बड़ा भेदभाव है। तो पोटेशियम का क्या है, मैं अपना चैनल ओपन कर लूंगा, समझ रहे हो। गोलगप्पे खाने के उसको कम गोलगप्पे मिल रहे, कह रहा प्री रेडी डाल लूंगा। तो पोटेशियम लीकी चैनल्स ओपन।
और ऐसे सेल कौन सी स्टेट में दोबारा से एंटर कर जाएगा? नाउ सेल विल अगेन एंटर इनटू रेस्टिंग स्टेट। समझ आई बात? मैम अगर पोटाशियम के लीकी चैनल्स हैं हम्म, तो फिर तो वो ऐसे ओपन भी हो सकते हैं, तो उनकी तो कभी भी ऐसे वो बाहर वो अंदर हो सकते हैं, तो उसको बोल 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 बोल। तो अगर हम उसको स्टॉप करना है पोटाशियम के जो उनको लीकी चैनल्स को हमें बंद करना है, तो हम कर सकते हैं उन्हें ऐसे अंदर बाहर, हमें जितना चाहिए उतना ही जाए, बाकी ना जाए। जैसे हमें 2 अंदर लेकर आने हैं तो 2 ही आए बस। नहीं, लीकी चैनल्स को हम ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उसको ओवर पावर कर सकते हैं। जैसे यस मैम। पोटेशियम की लीकी चैनल है, उसको ओवर पावर करने के लिए कर देंगे कि हम सोडियम के ज्यादा चैनल ओपन कर दें, लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि उसका नाम ही लीकी चैनल है। यस मैम। वो बावले को कैसे कंट्रोल करेंगे, है ना? यस तो मैम। दिस इज हाउ ए पर सब कुछ हुआ। क्वेश्चन क्या बनेगा कि एक बात बताओ, इनमें से वो कौन सा टाइम है कि जब मैं न्यूरॉन को एक और सिग्नल दे दूं, वो सिग्नल कंडक्ट ही नहीं करेगा, कह रहे भाड़ में जाओ, मैंने लूंगा सिग्नल। तो वो कौन सा टाइम है जब वो किसी से कोई सिग्नल लेगा? दैट वुड बी रिफ्रैक्टिव पीरियड। बेटा कोई भी सिग्नल लेने के लिए आयंस को इधर उधर मूव करना है ना, उसके आयंस ही खराब पोजीशन पे है, तो वो कोई सिग्नल कैसे लेगा ना? तो रिफ्रैक्टिव पीरियड इज अ पीरियड जब वो कोई भी सिग्नल इधर उधर नहीं लेता। ठीक है, एनसीईआरटी में सारी लाइनें लिखी है, मैं समझा तो रही हूँ। समझ आई ये बात? यो मैम। एक बार इसे लिखो, इसी ऑर्डर में लिखना। उसके बाद हम ये सीखते हैं कि ये तो ए की बात हो गई, बी का तो बताया नहीं आपने, आगे कैसा गया सिग्नल? बी के कर लेते, बी तो बहुत छोटू सा है, तुम मुझसे ज्यादा पता है सर्किट के बारे में, तुम ही बता दोगे। आओ आओ आओ, अरे बना लो। क्योंकि ये डिटेल में दिया नहीं है, लेकिन इन सब पे क्वेश्चन आराम से बनता है, और मेरे को सच में लगता है कि इस चैप्टर से डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है। ये चैप्टर बहुत छोटू कर दिया है। मैम इस चैप्टर से सिलेबस में क्या नहीं है नीट में वैसे? आई और ईयर ओके मैम। एंड रिफ्लेक्स एक्शन में नहीं है। ओके मैम। एक मिनट पानी पी के आई। हाँ जी, आइए वापिस। अरे ये डायग्राम देखा तुम बच्चों ने, ये वाला एनसीईआरटी का डायग्राम बाबला? पेज नंबर बताना, पेज नंबर। अबे बताती क्यों नहीं? 318 क्या बेटा? 2 318 318। इतनी दबी दबी आवाज में क्यों बोल रही है? न्यू वाली बुक में मुझे पता नहीं कहाँ है, 318 है। मेरे ध्यान से देखो, सोडियम पोटेशियम की कहानी बोल रहे हैं, ये ए पॉइंट बोल रहे हैं, बी पॉइंट, इसलिए ए बी में बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये डायग्राम है। लेबलिंग के लिए वैसे आना नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लेंगे आयंस कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, ए से बी, बी से ए से बी से, यही पूछ सकते हैं। सेल के अंदर है, सेल के बाहर, एक क्वेश्चन तो यही सॉल्व करा देती हूँ। ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम है एक्सॉन का। भाई सेल बॉडी नहीं है ये, सेल बॉडी ये थी, सिग्नल यहाँ से आ गया, थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया, अब एंटर हो गया, तो दिस इज एन एक्सॉन। डायग्राम एक्सॉन का है, इसके ऊपर कोई माइलिन शीट नहीं है, तो ये कौन सा एक्सॉन है? नॉन माइलिन शीट। कहाँ पे मिलता है तेरे को? दे आर फाउंड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। गजनी हो गए तुम लोग, है अभी तो बताया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलता है। ठीक है यार, सिर्फ एक डायग्राम देख के बताना, ये एक्सोप्लाज्म है या फिर ये एक्सोप्लाज्म है? ए या बी? ए। हाँ, शुक्र है, दिस इज एक्सोप्लाज्म। वो तुमसे बस ये टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन पूछ लेंगे और तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बता सकते हो। एक्सोप्लाज्म देख के बताओ, चार्ज सिग्नल कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, ए से बी या बी से ए? अंदर एरो देख के बताओ। कॉपी में देख लो, सिग्नल कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, ए के अंदर, ए से बी या बी से ए? अंदर। बोलो, पता तो है तुम्हें, दिख तो रहा है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है,
अंदर की तरफ चार्ज कहाँ मूव कर रहा है, ए से बी या बी से ए? बी से गुड़िया ये वाला एक्सोप्लाज्म के अंदर, ये ए से बी, ये वाला बताती हूँ, ये ए से बी जा रहा है बेटा या बी से ए जा रहा है? ए से बी। ए से बी जा रहा है ना, ये देखना था बस। तो सिग्नल मूव फ्रॉम ए टू बी। ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर ना, या मैं बोल दूं आउटसाइड ऑफ न्यूरॉन, है ना, आउटसाइड। तो आउटसाइड में चार्ज कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी या बी से ए? बी से ए। बी से ए, ठीक है, ये बात वहीं लिख ली, 4 नंबर का सीधा क्वेश्चन है। उनसे ये पूछ रहे थे एक्सोप्लाज्म में चार्ज कहाँ गया और एक्स्ट्रा सेलुलर में कहाँ से कहाँ मूव करेगा। एंजाइटी की लाइन नहीं है, और ये देख के पता चल रहा है? बस ये याद है। देखो इसको, अभी मैं ये मूवमेंट भी बता देती हूँ, एक बार इसको लिख लो, उसके आगे लिख लेना डायग्राम के। अरे वाह दीप्ति जी, इतनी जल्दी है, बहुत बढ़िया बेटा जी, आइए। अरे अरे हमारा कहाँ गया, इतनी लंबी कहानी लिख दी। ओहो, ये रहा। जब ए पे सिग्नल आ गया था एक्शन पोटेंशियल, वो डीपोलराइज हो गया था, ठीक है, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज चला गया था सारा, इधर नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये नेगेटिव चार्ज ये चार्ज देखता है कि दूसरी तरफ अलग है चार्ज, तो नेचर है इनकी, ये अपने आप से मूव करने लग जाएंगे। तो सोडियम विल मूव टुवर्ड्स दिस नेगेटिव चार्ज, ठीक है, लेकिन ये सर्किट कंप्लीट करना है, तो बी से चार्ज ए की तरफ मूव करेगा। इसका क्या मतलब है, जब मैं कह रही थी ना कि ए में क्या होगा, जो सोडियम्स थे, आप देख रहे थे ना, सोडियम का क्या होता है, वो बाहर निकलते हैं, पोटेशियम अंदर की तरफ जाते हैं, तो ये जो मूवमेंट में मदद कर रहा है वो सारा चार्ज बी की तरफ से उठाते हैं, ठीक है। और अंदर क्या हो रहा है, जो अंदर के सोडियम है वो बी की तरफ मूव कर जाते हैं, तो फिर बी में क्या होगा, वही होगा जो हुआ था पहले वाले ए में। बी के पास सबसे पहले सोडियम के चैनल्स ओपन होंगे, इसमें -60 मिलीवोल्ट होगा, फिर सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे, तो सारा सोडियम है इसी से तो लेगा, अंदर तो और कुछ है भी नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद उसी तरीके से सारा प्रोसेस रिपीट होगा, एक्शन पोटेंशियल एंड ऑल, तो बी पे भी सारा प्रोसेस दोबारा से रिवर्स हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम ये डीपोलराइज हो गया। तो जब ए डीपोलराइज होता है, बी रेस्टिंग पे था, जब बी डीपोलराइज होगा, ए हमारा रीपोलराइजेशन फेज में चला जाएगा। तो ऐसे ही सिग्नल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, तो जब हम कहते हैं ना न्यूरॉन से ऐसे जूम करके सिग्नल चला गया, वो ए से बी, बी से सी, सी से डी, इस तरीके से मूव करता है, समझ आई बात, ठीक है। तो इसी तरीके से चार्ज मूव करता है। एक क्वेश्चन बनता है इससे बस कि कहां से कहां मूव हुआ, तो एक्सोप्लाज्म के अंदर ए से बी और बाहर की तरफ बी से ए याद रखना, उल्टा मत कर देना इसको, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है। अब मैं तुमको एक स्पेशल वर्ड बताती हूँ जिसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। हाइपर पोलराइजेशन क्या है, हाइपर पोलराइजेशन वो है जब कौन पागल हो जाता है, पोटेशियम, नहीं पूरा लिखूंगी, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन है, एंड कौन पागल हो गया, पोटेशियम आयन गॉन मैड। अब मेरे को पीछे देख के बताओ, वोल्टेज गेटेड, ध्यान से ढूंढना, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल कौन से स्टेप में ओपन थे, देख के बताओ। बस अभी सम अप होगा, एक बार देख के बताओ। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, लीकी वाले नहीं, वोल्टेज गेटेड किस में ओपन है, नहीं मिला, डीपोलराइजेशन, करेक्ट, बिल्कुल। देखो जब वो डीपोलराइजेशन स्टेट में आना चाहता था दोबारा से, तब ओपन करे थे हमने, करेक्ट। तो क्या होता है हाइपरपोलराइजेशन, कि जब डीपोलराइजेशन चल रहा है ना, मैं स्टेप में बताती हूँ। सबसे पहले न्यूरॉन था रेस्टिंग स्टेज में, ठीक है, उसके बाद वो किस में एंटर कर गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुई, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है तो न्यूरॉन कौन सी स्टेज में जाता है, क्या बोलते हैं हम उसको, डीपोलराइज। डीपोलराइजेशन के बाद उसमें क्या होता है, रीपोलराइजेशन, है ना। रीपोलराइजेशन में क्या होता है कि जो पोटेशियम है वो मूव करना स्टार्ट होते हैं पागलों की तरह, है ना।
पोटेशियम किस तरफ मूव कर रहे होते हैं, अंदर या बाहर? पोटेशियम बाहर की तरफ मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। कभी कभी अब ये बाहर तक कब तक मूव करते रहेंगे, जब तक अंदर का जो वोल्ट ना हो वो -70 मिली वोल्ट ना हो जाए, ये तब तक मूव करते हैं बाहर। लेकिन सम टाइम्स ना ये ज्यादा मूव कर जाते हैं, तो अगर ये थोड़ा ज्यादा मूव कर दे, इन सम केसेस अगर ये ज्यादा मूव कर जाए तो उस केस में क्या होगा, अंदर की पोटेंशियल कैसी हो जाएगी, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, दैट इज -90 मिली वोल्ट। तो अगर एक्सोप्लाज्म की पोटेंशियल -90 मिली वोल्ट होगी, इसका मतलब बहुत सारे पोटेशियम बाहर चले गए, कतई दफा हो गए सारे बाहर, और इस स्टेज को हम बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन। ओके, थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद न्यूरॉन का कुछ नहीं है, या तो यहाँ से वापस आ जाएगा रिपोलराइजेशन से या हाइपरपोलराइजेशन से, किसी में होगा या किसी में नहीं, फिर वापस आ जाएगा और उसके बाद वो कहाँ एंटर कर जाएगा, रिफ्लेक्टिव फेज, एंड देन इट री एंटर इनटू रेस्टिंग स्टेज। दिस इज हाउ इट हैपेंस। अगर मैं बोलूं रेस्टिंग स्टेज में पोटेंशियल कितनी थी, -70 मिलीवॉट, एक्शन पोटेंशियल वाज +30 milliwatt, repolarization was -70 milliwatt, hyperpolarization was -90 milliwatt, refractive phase is also -70 milliwatt। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते इसमें, और ये सब माइनस माइनस माइनस, कहाँ की बात कर रही हूँ मैं, ये सारे वोल्ट्स की बात कर रही हूँ मैं इनसाइड द एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। इस तरीके से सिग्नल कंडक्शन का ही होता है, ठीक है। एक पॉइंट पे ये सारी चीजें होती है, तो एनसीईआरटी ने सब कुछ मिला के बोला हुआ है, लेकिन ये सारे स्टेप वाइज होते हैं। ओके, अबे जिंदा होके निकल गए। ठीक है, लिख लो इसको, इसको एक बार बैठ के पढ़ना स्टेप वाइज, ठीक है। उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगी एनिमेशन देखना, जो तुमको डिटेल में दिखा रही हूँ, मैं ढूंढ देती हूँ एनिमेशन, मुझे कुछ मिली ना डिटेल में, मैं तुम्हें भेजती हूँ। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो एक्स्ट्रा क्लास कल मॉर्निंग में आप लोगों की नहीं है, ठीक है जी। हो गया आपका, तो आप जा सकते हो, किसी को डाउट है तो पूछो, आज के लिए बहुत टाइम। नहीं डाउट? ओके, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। बेहोश मत हो जाना, ये क्या क्या बोल दिया आज। रीड करना, समझ आ जाएगा, इंटेलिजेंट हो तुम इतनी, डोंट वरी। चलो बेटे, आई सेंड यू दिस एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, कल मिलते हैं। थैंक यू मैम। गुड नाइट।